नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एक हफ्ते से कम का समय बचा है चुनावी प्रचार को खत्म होने में और चुनावी समीकरण होते जा रहे हैं इसी के साथ गहरे। मामला त्रिकोणीय बन चुका है। जो पहले पीछे नजर आता था अब वो आगे दिखाई दे रहा है और जो आगे था वो अब पीछे दिखाई दे रहा है। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों पर अत्याचार करने के बहाने प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों को भी जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल भी गांव-गांव घूमकर कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं और कांग्रेस को गरीबों की पार्टी बताकर मतदाताओं को लुभा रहे हैं। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों पर अत्याचार के बहाने पिछली सभी सरकारों पर निशाना साधा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि वो 1992 में किसान यूनियन से जुड़े। इस दौरान उनके आंखों के सामने ही निहंगों में किसानों को गोलियों से भून दिया गया। तब भजनलाल का राज था। वहीं उन्होंने कहा कि बंसीलाल के समय भी 5 किसानों की हत्या कर दी गई। गुरनाम चढ़ूनी ने ओपी चौटाला के समय में हुए कंडेला कांड को याद करते हुए कहा कि कंडेला कांड में जहां 1700 गोलियां चली थी तो 8 किसानों की गोली लगने से मौत हो गई थी और कई किसान जख्मी हो गए थे। दरअसल बिजली बिल माफ न करने को लेकर ओम प्रकाश चौटाला 2000 में सत्ता में आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार लोगों पर बिजली के बिल भरने के लिए दबाव बनाने लगी। इसके चलते आंदोलन शुरू हुआ था। लोगों ने फैसला लिया कि कोई भी बिल नहीं भरेगा। अगर बिजली अधिकारी कनेक्शन काटने आते हैं तो उनका विरोध होगा। कंडेला गांव में आंदोलन का मंच तैयार हुआ। इस पर सरकार ने कंडेला सहित 5 गांवों की मुख्य लाइन ही पावर हाउस से कटवा दी। लोगों ने रोड जाम कर दिया। इसके बाद कंडेला में फायरिंग हुई थी और उसके बाद गुलकनी गांव में फायरिंग हुई। इसमें 8 किसानों की मौत हो गई थी। आंदोलन इसके बाद भड़का और इसे ही कंडेला कांड के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठते हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एंट्री जो है वो आखिरकार इस आंदोलन को किस तरह से प्रभावित करने जा रही है और किस तरह से ये पूरा चुनाव जो है वो अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। सवाल यहां पर बहुत सारे हैं और राजनीतिक समीकरणें जो हैं वो हर दिन एक नया मोड़ लेती जा रही हैं। अब सवाल तो यहां पर यह भी है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहां पर खुद आए हैं या उन्हें यहां पर बुलाया गया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुले तौर पर कहते हैं कि भाजपा, जजपा और इनके समर्थक किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी किसान वोट ना दे। उनके द्वारा बाकायदा कुछ बोर्ड्स और होर्डिंग्स की तस्वीरें भी आज सामने आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि गांव के अंदर अगर भाजपा जजपा के लोग घुसते हैं और वहां पर कुछ अनैतिक काम हो जाते हैं, अनुशासनहीनता फैलती है, तो इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। सवाल बहुत सारे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम आज की इस चर्चा में तलाशने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। अशोक चौहान जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। भाजपा के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल मेरे साथ होंगे। राय सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लोकदल के प्रवक्ता अमनदीप केसरी हमारे साथ हैं और जजपा के प्रवक्ता हरदीप पाडला जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। शुरुआती तौर में सभी से पहले ओपनिंग कमेंट लेंगे। 30-30 सेकंड का समय सभी को दिया जाएगा और अभी चुनावी समीकरणों को आप अपने राजनीतिक दल के लिहाज से, अपने विश्लेषण के लिहाज से कैसे देख रहे हैं, सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे। अमनदीप केसरी जी, शुरुआत में आपसे करता हूं। अमनदीप जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, मेरे पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए, रखिए अपनी बात सर। जी केशव जी, ऐलनाबाद उपचुनाव किस वजह से हो रहा है, किन परिस्थितियों में हो रहा है, वो सबके सामने है। ऐलनाबाद उपचुनाव होने का कारण यही था कि केंद्र की सरकार 3 काले कानून किसानों के ऊपर जबरदस्ती बिना सलाह मशवरे के और पिछले दरवाजे से लेकर के आई, अनैतिक असंवैधानिक तरीके से लेकर के आई, जिसकी मांग किसानों ने कभी की नहीं थी। किसानों के 3 काले कानून, डेथ वारंट है, इनके ही रोष में अभय सिंह चौटाला जी ने अपने विधानसभा
अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफा दिया और आज उसके बाद ऐलनाबाद उपचुनाव हो रहा है। अब ऐलनाबाद उपचुनाव के अंदर सरकार जो अभी तक जनता से बच रही थी और संवैधानिक कारणों के कारण जो 5 साल का हवाला दे रही थी कि 5 साल तक सरकार चलेगी, तो इस ऐलनाबाद उपचुनाव के कारण आज सरकार जनता के बीच में है। आज सरकार जनता के दरबार में है। आज वही जन विरोधी सरकार जो कल तक के नए नए कानून ला करके जनता को यूं बोलती थी कि भाई हमें तो आपने चुना है 5 साल के लिए, तो हम जो भी कानून लाएंगे वो अच्छा हो या भला हो आपके ऊपर थोपा जाएगा। आज उसी सरकार को जवाब देना पड़ रहा है और वो कानूनों की बात नहीं कर रही है। ऐलनाबाद की जनता ने आपके सामने सरकार को, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के लीडरों को गांव में घुसने तक का बैन कर दिया गया है। ठीक है मनदीप जी। और ऐलनाबाद उपचुनाव ये एक जनादेश होगा इस सरकार के खिलाफ। ठीक है सर, हरदीप पारला जी के पास में आता हूं। जनविरोधी ठीक है सर, लेकर के आती हैं। ठीक है सर, जनादेश मानते हैं आप इसे। मैं हरदीप पारला जी के पास आता हूं। हरदीप जी, कैसे देखते हैं अभी तक मौजूदा चुनावी समीकरण को? सबसे पहले तो ये जो चुनाव होगा अब की बार विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। जिस हिसाब से पिछले 2-3 साल में इस गठबंधन ने और पीछे भाजपा ने जो काम किए हैं, उस विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। और इस चुनाव के अंदर जो अब की बार जो चेहरे हैं वो भी स्पष्ट होंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अब की बार नाटकबाजी में इस्तीफा दे दिया, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि जब तक मैं काले कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं घुसूंगा। इनका चेहरा स्पष्ट हो गया, खुद चुनाव में आगे। इन्हें चाहिए था, अगर इन्होंने इस्तीफा दिया था किसानों के हित में, तो इन्हें चाहिए था किसी कार्यकर्ता को लड़वाते। दूसरा एक चेहरा और मैं बता दूं, किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी। शुरू में जब ये कानून आए तो श्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि एमएसपी के अंदर अगर कोई दिक्कत आएगी तो सबसे पहले इस्तीफा देने वाला मैं होऊंगा। और उसके बावजूद भी गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी बार बार पिछले जब से आंदोलन शुरू हुआ है श्री दुष्यंत चौटाला जी से इस्तीफा दो कहते जा रहे थे। और अब इनका चेहरा 3-4 दिन पहले क्लियर हो गया जब एक पत्रकार ने ये पूछा गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी से कि अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा देकर ठीक किया या गलत किया। गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी शायद ये पिछली बातों को भूल गए जब वो दुष्यंत चौटाला जी का इस्तीफा मांग रहे थे। तो अब की बात मीडिया के सामने गुरनाम सिंह जी ने कहा कि अभय सिंह चौटाला जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। इसी तरीके से मैं आपको ये पहले कह रहा हूँ, ये आंदोलन की आड़ में ये अव्यवस्था जो लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐलनाबाद की जनता उन लोगों को जवाब देगी और निश्चित तौर पर जो गठबंधन का हमारा प्रतिद्वंदी है वो जीतेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। विद्यु रावल जी, आपके पास आता हूं मैं। जी, ओपनिंग कमेंट सर। देखिए, मैं सुन रहा था इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता को, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये चुनाव जिस प्रकार से ऐलनाबाद पर थोपा गया, ऐलनाबाद की जनता पर थोपा गया, उसका रोष यहाँ पर ऐलनाबाद के गांव-गांव में दिख रहा है। ऐलनाबाद के गांव-गांव में किस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग अब हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अब तक ये नैरेटिव चला रहे थे कि गांव के अंदर इनके कुछ गुर्गे खड़े हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अंदर नहीं जा पाएगा, लेकिन अब उन लोगों को आम गांव वाले जो है जवाब देने लगे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास विकास की चाबी है। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए सत्ता सौंपी है। जिस प्रकार से ऐलनाबाद की जनता ने 5 साल के लिए चौटाला जी को जनप्रतिनिधित्व दिया था, लेकिन अभय सिंह चौटाला ऐलनाबाद की जनता के साथ धोखा करके एक ऐसे विषय पर खुद को नाखून कटाकर शहीद बनाने के चक्कर में चले गए जो कि विषय अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। अब वहां से भी वापस यहाँ पर आ गए, तो जहां आंदोलन किया उससे पहले ऐलनाबाद की जनता के साथ धोखा किया। तो स्पष्ट तौर पर अभय सिंह चौटाला ने धोखा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 5 साल के लिए जनता ने चुनी है, इस 7 सालों में हमने विकास का जो सौगंध खाई है उसको हम पूरा कर रहे हैं, अपने घोषणा पत्र के वादों को भी पूरा कर रहे हैं। और ऐलनाबाद की जनता अब चाहती है कि उस विकास की बयार में, उस विकास के रथ में वो भी सवार हो, ताकि ऐलनाबाद की जनता के जो विषय हैं विकास के उनको उठाया जा पाए। दूसरा, यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता का इस प्रकार से कहना कि वो यहाँ पर उन कानूनों की चर्चा करना चाहते हैं, ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि 3 दशकों से उनकी पार्टी लगातार वहां पर जीतती रही है, उन्होंने वहां पर कोई विकास का कार्य किया ही नहीं, इसलिए चुनाव ऐलनाबाद का हो रहा है।
लेकिन विषय वो दूसरे उठाना चाहते हैं, वो बचना चाहते हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आज की चर्चा में कम से कम एलनाबाद के विकास के विषयों पर अपना रिपोर्ट कार्ड दें। ठीक है सर, किस प्रकार से 3 दशकों में उन्होंने किस प्रकार से एलनाबाद ठीक है सर, मैं वापस आता हूं। ठीक है चौहान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। देखिएगा, जैसे मौसम में ठंडक बढ़ रही है, ऐसे ऐसे जो है इलाहाबाद में जो है चुनावी माहौल जो है गर्म होता जा रहा है। हर कोई जो है हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट के लिए अपना जो पूरे जी जान से अपना जुट गई है, क्योंकि अब टाइम भी इतना नहीं रहा है, टाइम बहुत कम रह गया है। 30 में वोटिंग होनी है, 2 में रिजल्ट आउट होने हैं, तो इसके लिए भी जो है सब कोशिश में है। पर प्रॉब्लम अब ये जो नया जो आया है चौडूनी जी का जो है अपना जो एंट्री हुई है, और ये क्या गुल खिलाती है, क्या रंग दिखाती है, ये तो अभी 2-4 दिन में ही थोड़ा सा आने वाला समय ही थोड़ा इसको बता पाएगा, थोड़ा इसका अंदाजा लगा पाएगा। पर यह है कि कुछ न मतलब जो है समीकरण जो है बदलने शुरू हो गए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अब कैसे क्या होगा, ये सबको अपने जो है अपना सोचना पड़ेगा सभी राजनीति। ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा देर से आप जुड़े हैं, मैं ओपनिंग कमेंट ले रहा हूं। अभी तक चुनावी समीकरण कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए केशव जी, मैं तकनीकी रूप से देर में जोड़ने से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो अपना हमारा एलनाबाद के जनता की बीच से बोल रहा हूं। जी। देखिए, हमारा प्रथम कमेंट नहीं है, हम बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि यहाँ पर एलनाबाद के लोगों ने तय कर लिया है कि जो चौधर की लड़ाई लड़ते थे, जो पूरे प्रदेश के अंदर चौधर की बात करते थे, इनेलो के लोग आज वोट के लिए दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि जिस मुद्दे पर आपने इस्तीफा दिया, क्या देश और प्रदेश से वो मुद्दा समाप्त हो गया है? क्या किसानों के 3 कृषि कानून वापिस हो गए हैं? अनेकों प्रकार की चुनौतियों के सामने। रही बात भाजपा गठबंधन की, गठबंधन का जो मुख्य कारक रहा है जेजेपी, लोग उनसे भी सवाल कर रहे हैं कि आपने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, आपकी विचारधारा ने इस प्रकार से जननायक देवीलाल जी का नाम लिया था, तो देवीलाल जी का, उसको भी आपने खट्टर साहब की चौखट पर गिरवी रख दिया। जब किसान की बात आई, मजदूर की बात आई, जब हरियाणा के हितों की बात आई, तो आपने सत्ता के लालच में वहां पर बैठकर उनके मान सम्मान को गिरवी रख दिया। तो आज सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात है केशव जी, कि जिस प्रकार से भाजपा के लोग हैं, मैं फिर भी बड़ा एक आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनता की आवाज है। मैंने यहाँ पर नासुसारी चौकता से लेकर जमाल तक और यहाँ पर काकदाना जितने भी इलाके यहाँ पर निर्णाबाद के हैं, एक लोग बात कर रहे हैं कि अगर कांडा परिवार टिकट ना लेता तो भाजपा यहाँ पर 5000 से अधिक वोट नहीं ले पाती। ये इनका अपना रसूख है कहीं ना कहीं लोगों में, कि लोग समझते हैं कि परिवार जो है लोगों के बीच में रहा है, इसलिए कोई 15-20 हजार जो वोट मिलने जा रही है भाजपा के उम्मीदवार को, वो केवल इनके अपने व्यक्तिगत वोट है। ठीक है सर। नहीं तो भाजपा के लोगों को यहाँ पर लोग भगा रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, हमारे सभी आप आरोप लगाते थे बार बार कि कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी। हमारे सभी नेताओं ने, विशेषकर हमारी लोकप्रिय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है राय सिंह जी, ओपनिंग स्टेटमेंट, ठीक है, चुनाव प्रचार को मजबूती दी है, ठीक है राय सिंह जी, ओपनिंग कमेंट है। मैं सबके पास आऊंगा, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और सवालों के जवाब भी देने का मौका मिलेगा। पहले मैं विदु जी आपके पास आता हूं। आपके ऊपर सवाल उठाया कि अगर कांडा परिवार यहां पर नहीं आता तो आपकी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को 5000 से ज्यादा वोट नहीं मिलने थे, ऐसा राय सिंह जी का कहना है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि 15 से 20 हजार वोट कांडा परिवार का अपना है। अब इस 15 से 20 हजार वोट में भारतीय जनता पार्टी को जो 45,000 वोट मिले हैं, उसको जोड़ दें तो लगभग 65 और 70 के करीब आंकड़ा चला जाता है। लिख रहे हैं जो चुनाव के बाद जब ये करारी हार होने वाली है, उसकी पटकथा अभी लिख रहे हैं, उसकी बहानेबाजी अभी से तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग हारने वाले हैं। दूसरी बात, जो लोग अभी मैं सुन रहा था, मैं राय सिंह जी को बड़े धैर्य से सुन रहा था, राय सिंह जी ने ऐसा भी कहा कि वो गरीब, किसान, मजदूर, ऐसे उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए। मैं उनको याद करवाना चाहता हूं, वो जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, उस पार्टी ने निसिंग में किसानों पर गोलियां चलवाई थी। वो पार्टी पिछले अपने शासनकाल में आधिकारिक फिगर के अनुसार 4.5 लाख किसानों को आत्महत्या करवाने वाली पार्टी है, जिसने गरीब को गरीब रखा, जिसने मजदूर को शोषित किया। वो लोग आकर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो बड़ा अटपटी सी स्थिति होती है। वो सोचते हैं कि जनता उनके कुकर्मों को भूल चुकी है, जबकि जनता ने उनको एक समय पंचायत से पार्लियामेंट तक उनकी सरकार थी। आज अगर वो हाशिए पर हैं
तो वो अपने कुकर्मों के कारण है। और जनता ने उनको बहुत अवसर दिया, उनको अवसर दे देकर बार बार अवसर देने के बाद जनता उनसे थक चुकी है। और ऐलनाबाद के अंदर मैं आपको जमीनी स्थिति बताता हूं, क्योंकि मैं यहां पर लगातार ऐलनाबाद के अंदर से ही आपसे बात कर रहा हूं। तो ऐलनाबाद की जमीनी स्थिति तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो अब तक तीसरे स्थान पर थी, अब वो तीसरे से खिसक कर चौथे और पांचवें स्थान पहुंच गई है। आप देखना एक बार चुनाव के नतीजे किस प्रकार से कांग्रेस के जो है तीसरे पे अब कौन लग रहा है आपको विदु जी? तीसरे अब दूसरे लोग होंगे, कोई इंडिपेंडेंट हो सकता है या कोई और हो सकता है। एक विकल्प प्रचार जी भी चल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने असल आंदोलन तो उन्होंने लड़ा, अभय सिंह ने तो धोखा किया। तो मुझे नहीं पता कौन है तीसरे पर, लेकिन कांग्रेस चौथे पांचवें पर मिलेगी। ठीक है। आंदोलन की राजनीति जो है वो थोड़ी सी अछूती थी, लेकिन अब इस चुनाव में वो भी आ गई है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ोनी इसमें एंट्री कर चुके हैं। मैं अमनदीप केसरी जी, मैं आपके पास आता हूं। गुरनाम सिंह चढ़ोनी ओपनली कहते हैं कि बीजेपी जेजेपी समर्थित जो भी पार्टियां उन्हें वोट नहीं देना है। गांव के बाहर आज एक बार फिर से होर्डिंग्स पोस्टर देखने को मिले कि अगर इन पार्टियों के उम्मीदवार गांव में आते हैं और गांव का माहौल खराब होता है तो उम्मीदवार खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ये सवाल मुझसे है अमनदीप जी के पास। मैं आपसे इसी हफ्ते शायद कुछ जी केशव जी आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। जी केशव जी, मेरी बात सच निकली। कुछ ही दिन पहले मैं तकरीबन 4 या 5 दिन पहले आपके ही चैनल पे सेम इसी मुद्दे पर हमारी डिबेट हो रही थी और आप कह रहे थे कि गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने ऐसा कह दिया है कि भाजपा जजपा के कैंडिडेट का विरोध ना करें, उनको ऐसे ना करें। तो आज वो चीज भी साफ हो गई है और आपने मुझे वीडियो भी चला के दिखाई थी उनकी कि वो ऐसे कह रहे हैं। तो गुरनाम चढ़ोनी आते हैं और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जजपा का विरोध करें और उनको गांव में घुसने ना दें। ये बात लगातार संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान रहा है बहुत शुरू से, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पंजाब के निकाय चुनाव हो या कहीं पर भी देश के अंदर चुनाव हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चे का ये आह्वान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी नेताओं को अपने गांव में घुसने ना। देखिए वही बात है कि मुद्दा क्या था ऐलनाबाद उपचुनाव का कि 3 किसी कानूनों के विरोध में अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया और आज वो स्थिति, अगर ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, अभय सिंह के साथ अगर कांग्रेस के विधायक भी इस्तीफा देते तो आज मध्यावधि चुनाव होते जो जनता हरियाणा प्रदेश की इस सरकार से छुटकारा। अमनदीप जी कैसे होते हैं, ये थोड़ा ये गणित बताइए। छुटकारा मिल जाता। अमनदीप जी ये थोड़ा मुझे गणित बताइए, क्योंकि 31 विधायक उनके हैं ऐसे नहीं, आप थोड़ा मैथ्स तो बताइए, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने भी इस बात का जिक्र किया। भाई आपके इस्तीफा देने से उनकी सरकार अल्पमत में कैसे आएगी, ये आंकड़ों का गणित बताइए थोड़ा। मैं आंकड़ों का गणित बता रहा हूं जनाब। कांग्रेस के विधायक है संत से शमशेर गोगी ने उन्होंने ओपनली कहा कि भाई मैं पार्टी से बंधा हूं, इस्तीफा दे दूंगा। 31 तो कांग्रेस के इस्तीफा देते अगर कांग्रेस हाईकमान कहती। ठीक है। उसके बाद जननायक जनता पार्टी के शाहबाद से रामकरण काला ने ओपनली कह रखा है, नारनौल से रामकुमार गौतम ने कहा है, जोगीराम सिहाग ने कहा है, देवेंद्र बबली ने कहा है। अब आपकी सरकार टूट जाती, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार। यानी आप ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि जजपा के विधायकों को आप तोड़ देते। देखिए इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे ये लोग। नहीं, मैं नहीं कह रहा केशव जी, आप मेरा बयान मत मानिए इसको। जननायक जनता पार्टी के विधायकों का आधिकारिक बयान है, देवेंद्र बबली का बयान है, जोगीराम सिहाग का बयान है, रामकुमार गौतम का बयान है। ठीक है, मैं बयान है। रामकरण काला ने तो यहां तक कहा कि मैं विधानसभा के अंदर वोट ना देता है इनकी, ये मेरा बयान नहीं है। अमनदीप जी लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जब लेकर आए थे, हुड्डा साहब जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे तो उसमें तो विरोध में वोट दिया था, उनका समर्थन कहां किया था, तो आप कैसे कह सकते हैं, तो खा भी पुलाव हो गए फिर। अरे तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं केशव जी, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की खुद की मंशा नहीं थी कि ऐसा हो। कांग्रेस की मंशा नहीं है, कांग्रेस ने ही तो पटकथा लिखी है इन 3 काले कानूनों की। आप कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता बैठे हैं राय सिंह गुर्जर जी, इनसे एक बयान दिलवा दीजिए कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो एमएसपी का गारंटी कानून ये लेकर के आएंगे। ये नहीं दे सकते। अरे भाई यही तो लोग हैं जिन्होंने शुरुआत करी
और भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 काले कानूनों को अमली जामा ठीक है, मैं राय सिंह जी के पास ही आता हूं। राय सिंह जी, दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगी और इसी वजह से चुनाव बहुत ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं उनसे। राय सिंह जी वो कह रहे हैं कि एक ने इस्तीफा दिया इसलिए बाई इलेक्शन हो रहा है, अगर सभी लोग आपके भी इस्तीफा दे देते तो मिड टर्म इलेक्शन होता। और अभय सिंह चौटाला जी ने भी ये बात कही, जो आप कह रहे हैं कि वो उंगली कटाकर शहीद होने की बात करते हैं, तो आप लोगों के पास भी 31 उंगलियां कटाने का मौका था, आप लोग भी कर लेते। अभय सिंह चौटाला का बयान है। केशव जी मेरे मित्र, आपने शायद और हमने मिलकर कभी जब हमने पढ़ाई की है तो गणित को हमने समझा है, और गणित के साथ साथ जब राजनीति विज्ञान की बात करते हैं, पार्लियामेंट के इतिहास की और नियमों की बात करते हैं, जब राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा का फार्म भरते हैं तब गणित नहीं समझ में आता। जब सुभाष चंद्र राज्यसभा सीट से भरते हैं तब गणित कहां जाता है आपका? ये गणित लोगों को समझ में आ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा मिले हुए भारतीय जनता पार्टी के, ये गणित समझ में आ रहा है लोगों को। अमनदीप जी, मैं आपके हिसाब किताब की बात कर रहा हूँ, आपके सुनिए, धैर्य रखिए, आप मेरी बात को सुनिए, आप समझिए जिस गणित की आप बात करते हो गणित फेल हो चुका है। कोई भी ऐसा सिद्धांत नियम नहीं है कि अगर 31 से विधायक इस्तीफा देते तो सरकार गिर जाती। कौन सी बात कर रहे हो आप? यही तो आपकी कमी है, आप सच्चाई को नहीं समझते। और रही बात कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता मेरे मित्र, अरे भाई आप देखिए कि जिस प्रकार से हरियाणा के लोगों ने आपकी सरकार को देखा 2 साल से और विकास की बात करते हैं, ये भाजपा के लोग इनेलो के लोग मिले हुए हैं आपस में। इन्होंने जब इस्तीफा देने का समय था उस समय इस्तीफा देने की बात करी, और जब साथ देने का अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, सरकार को गिराते पटल पर विधानसभा में, तब तो बाहर खड़े हुए थे। इनके अपने मंसूबे थे, इनके अपने तौर तरीके थे, इनके अपने हित थे। जब हादसा से चुनाव में इस्तीफा दिया, आज बात कर रहे हैं सरकार गिराने की। अब राय सिंह गुज्जर जी, अब गणित बताइए ना, 1 वोट से कैसे गिर जाती सरकार? आप गणित बताइए, अब बताइए कौन सा गणित से गिरती हो सरकार? अरे हमारे पास जेजेपी के जो लोग थे, जो निर्दलीय लोग थे, जिन्होंने लोगों में जाकर समर्थन कहा था कि हम किसानों के साथ हैं और सरकार के खिलाफ अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी तो हम साथ देंगे, लेकिन वो भागे, वही तो अगली बात करते हैं किसानों के लेकर। राय सिंह जी, यही तो सच्चाई है। राय सिंह जी, आपको गणित पता नहीं है। राय सिंह जी, आपका गणित जो है इलाहाबाद के चुनाव परिणाम में साबित हो जाएगा। ठीक है राय सिंह जी, अभी आप ही ने कहा था कि सरकार इस्तीफा देने से भी गिरने वाली नहीं थी, तो सर सवाल तो आपके ऊपर भी उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर क्यों आए थे फिर? नहीं, मैं अमनदीप केसरी जी की उस बात का जवाब दे रहा हूं कि अगर हमें 25-20 इस्तीफा दे देते सरकार गिर जाती। ऐसा नहीं होता। अविश्वास को प्रस्ताव को लेकर अगर ये हमारा समर्थन करते, अगर ये हमारा समर्थन करते, जेजेपी के लोग समर्थन करते, सर जेजेपी को समर्थन करते, जेजेपी तो सरकार में नहीं। आपने कभी ऐसा देखा राय सिंह जी की सत्तारूढ़ पार्टी है और अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रही है? कभी हुआ इतिहास में? तो ख्वाब ही पुलाव हो गए सर। केशव जी, आप उस समय को याद कीजिए जब जेजेपी के 4 विधायकों ने कहा था कि हम सरकार के खिलाफ जाएंगे किसानों के पक्ष में, तब कहां थे निर्दलीय विधायकों ने अपने इलाके में? अगर हम 4 को मिला लें सर, जब इनेलो जेजेपी के कुछ तथाकथित लोग और सत्ता के साथ मलाई खाने में लगे रहे सर राय सिंह जी, अगर वो 4 भी आपके साथ आते तो भी सरकार गिरने वाली नहीं थी। बिल्कुल गिरती, उनके सर दल बदली कानून उनके ऊपर ही लगता सर, और सरकार फिर भी अल्पमत में नहीं आती सर। जी सरकार गिरती झुकती। चलिए ठीक है काले कानूनों को वापस लेना पड़ता। ठीक है, मैं हरदीप जी से इस बात का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक के उस पार समझेंगे खुद जेजेपी से किस तरह का गणित जो है वो बनता, क्योंकि ठीकरा उन्हीं के ऊपर फोड़ा जा रहा है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार सुनिए कि आज पूरे दिन किस राजनीतिक दल के नेता ने, किस प्रत्याशी ने किसके ऊपर कैसे निशाना साधा और जनता को कैसे साधने का प्रयास किया। लोगों ने आज तक इन लोगों को ठगा है, सिर्फ ठगने का ही काम किया, वोटों की राजनीति करते थे। अब की बार इनको पता चला कि हमारे को एक समाज सेवी मिला है, तो लोगों में उत्साह है, एक उमंग है। साथियों, आने वाली 30 तारीख को अपना बाई इलेक्शन होने जा रहा है इलाहाबाद हल्के का, और जैसे कि आपको पता है, आपने कांग्रेस ने मेरे को आपका प्रत्याशी बना के भेजा है, आपका नुमाइंदा बना के भेजा है, मेरे को आशीर्वाद दिए आपके बीच में। आने वाली 30 तारीख को एक वोट है जो हाथ के निशान के आगे वाले बटन को दबा के मेरे को कामयाब करें। इसी में ही हम सबकी कामयाबी है। साथियों, सिर्फ एक ही पार्टी है
जो सबका भला कर सकती है वो है कांग्रेस पार्टी। चलिए, तो सबकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं अपने अपने वोटर्स को साधने का। अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं। हरदीप पाडला जी, मैं आपके पास आता हूं। सभी राजनीतिक दल आपके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि अगर जेजेपी भी साथ होती, हालांकि ये बात कोई लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल भी इसमें लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी ठीकरा आपके ऊपर फोड़ा जा रहा है। सवाल आपने सुने, जवाब दीजिए। पहले तो मैं इन दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता है उनकी चर्चा सुन रहा था। आपस में बहुत आरोप प्रत्यारोप ये दोनों पार्टी एक दूसरे पर लगा रहे थे। पूरी चर्चा के दौरान इन्होंने एक बार भी एलनाबाद के विकास के बारे में बात नहीं की। असल में राष्ट्रीय स्तर पर जो हाल कांग्रेस पार्टी का है, मुझे नहीं लगता इनको यहाँ पे कोई टिकट लेने वाला भी था। अब इन्होंने बहुत जोश से कहा था कि गठबंधन का उम्मीदवार 15-20 हजार वोट लेगा। मुझे इनसे क्वेश्चन ये बताइए कि पवन बेनीवाल कौन सी पार्टी से लेके आए हो आप? आपके पास तो टिकट लेने वाला ही नहीं था। दूसरा, इनेलो के जो प्रवक्ता है, मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो कृषि कानून है जिनके बारे में ये कहते हैं कि हमने इस्तीफा दे दिया, उससे पहले भी 2 बार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एलनाबाद के विधायक रहे हैं। उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है इनके पास? पिछले 10 साल के अंदर जब ये 2 बार विधायक रहे, इन्होंने कोई प्रोजेक्ट, अगर एक भी प्रोजेक्ट एलनाबाद के लिए इन्होंने विधानसभा में मांग उठाई हो या कोई एलनाबाद में लगवाया हो? अगर इनेलो का अभय सिंह चौटाला तो कह रहे हैं कि जब मैं विधानसभा में बोलता था तो पिंडियां कांपती थी भाजपा जज्बा वालों की। हमें एलनाबाद की जनता का जो विकास है, उनको जो रोजगार है, पिंडिया के पानी से नहीं मिलेगा। उनको वहां पे रोजगार पैदा करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे। इनेलो का प्रवक्ता अगर यहाँ बैठकर एक भी प्रोजेक्ट या एक भी मांग अभय सिंह चौटाला जी के द्वारा विधानसभा में उठाई हुई अगर ये बता दे, मैं मान लूंगा इन्होंने कुछ काम किया है। एक भी। ठीक है, पूछता हूं मैं पूछता हूं इनसे, फिर मैं विदु जी के पास आऊंगा। ठीक है, अमनदीप जी। आज एक क्वेश्चन वो पूछना चाहूंगा कि कृषि कानून, तो अगर आज से कृषि कानून का फैसला नहीं होना उपचुनाव से, अगर आज फिर ये दोबारा फिर अभय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? केवल कृषि कानूनों पे? क्योंकि एलनाबाद का जो चुनाव है विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर जो 10 साल इन्होंने एलनाबाद की जनता को ठगा है, जो अहंकार की राजनीति इनेलो इनके प्रत्याशी की रही है, दबाने की जो नीति रही है, निश्चित तौर पर एलनाबाद की जनता इस चुनाव में इनको जवाब देगी। ठीक है, को बता दूं, गुलाम सिंह चंदूरी जी क्या कह रहे हैं कि घुसने नहीं देंगे। आप ये देखिए, जिस आऊंगा सर, मैं उस एंगल पे स्पेशल आऊंगा। मैं चढ़ूनी जी के यू टर्न पे स्पेशली आऊंगा हरदीप जी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपने प्रोजेक्ट का जिक्र किया, एलनाबाद की जनता के लिए आपने प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया। मैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता से एक बार वो पहले सवाल लेता हूं आपका। अमनदीप केसरी जी, वो कह रहे हैं कि ये 10 साल तो खुद चौटाला साहब ने शासन किया और आपका तो गढ़ कहा जाता है, आप मानते हैं इस बात को। क्या कुछ आपने नए प्रोजेक्ट वहां पर आप लेकर आए? केवल इसका जवाब। जी देखिए केशव जी, आपको भी बताना चाहूंगा और मैं माननीय बाकी प्रवक्ता खासकर जजपा के साथी को भी बताना चाहूंगा। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र जो है किसानों का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है। ज्यादातर लोग यहां पर बसने वाले हैं जो कृषि पे निर्भर करते हैं, उनकी कृषि की समस्याएं हैं। वो ये एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो हरियाणा के आखिरी जिले में आखिरी कोने में पहुंचता है और वहां तक नहरों का प्रबंध, पानी का प्रबंध कृषि के लिए नहीं था। आज से 20 साल पहले जो हालात थे और आज जो हालात है, उनका श्रेय केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय सिंह चौटाला जी के प्रयासों को जाता है। किसान खुश हो रहे हैं, तभी तो बार बार अभय सिंह चौटाला को चुन रहे हैं। और अभय सिंह चौटाला कोई पहली बार किसी सरकार के खिलाफ उपचुनाव नहीं लड़ रहे। 2009 के अंदर भी इसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े बड़े लुभावने वायदे किए थे कि हम ये कर देंगे एलनाबाद का, लेकिन एलनाबाद की जनता को ये पता है कि हमारा हितैषी कौन है। और एलनाबाद की जनता इन 3 काले कानून से इतनी ज्यादा त्रसी, क्योंकि 90% लोग जो है कृषि पर निर्भर करते हैं, किसान है वहां पर। किसानों को अपनी खेती से मतलब होता है, उनकी आमदन अगर बढ़ेगी, उनका विकास अगर होगा तो खेती से होगा, कृषि निर्भर। आप हारे या जीते, लेकिन कृषि कानूनों का तो कुछ होना जाना है नहीं। हरियाणा सरकार के नहीं, क्यों नहीं होना जाना? आप कौन से डिसीजन मेकर बैठे हैं जो आपको पता कि होना जाना नहीं है? मैं तो डिसीजन मेकर नहीं सर, मैं तो एक एनालिस्ट बैठा हूं यहाँ पर। आप बताइए आप कैसे करेंगे? आप मुझे अपना एक्शन प्लान तो बताइए भाई। आप ये बात बोलकर कि मैं विधानसभा का चेहरा नहीं देखूंगा, वहां से यहां तक पहुंच गए, लेकिन आप कृषि कानून को रद्द कैसे करवाएंगे मुझे बता दीजिए, मैं मान लूंगा उस बात को। मैं बता रहा हूं आपको, अभी तक आप ये बात मानते हैं ना कि जजपा और भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं
कि ये कृषि कानूनों का जो विरोध है वो कुछ गुंडे तत्व आदमी कर रहे हैं, असली किसान इसके हक में है। ये कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? ये बताइए आप पहले। कह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, कह रहे हैं सर, जनता भी सुन रही है। कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं ना। तो अगर असली किसान की इन कानूनों के हक में है तो वो 2 तारीख को आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। और अगर असली किसान इसके खिलाफ है तो ये सरकार के लिए भी जनादेश है कि आप गलत कानून लेकर के आए हो। ठीक है सर, जनता इन कानूनों को नहीं मानती है। ठीक है सर, आप राजनीतिक रूप से अमनदीप केसरी जी तालियां बटोर सकते हैं ये वाला भाषण देकर, लेकिन कृषि कानूनों का क्या होगा ये तो मुझे बताइए। हालात तो वो भी वैसे रहेंगे भाई, जो हालात दिसंबर में थे वही हालात दिसंबर में रहेंगे। मैं बता रहा हूं। नहीं केशव जी, अगर 2 नवंबर को अभय सिंह चौटाला जी एलनाबाद विधानसभा सीट भारी मतों से जीतते हैं तो आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि क्या कृषि कानूनों पे, क्या केंद्र की सरकार पे कोई दबाव नहीं पड़ेगा? उनके सामने कोई जनादेश नहीं आएगा? बंगाल जाने के बाद में नहीं हुआ सर, क्या नहीं आएगा कोई जनादेश? आप एक सीट की बात कर रहे हैं, आप एक सीट की बात कर रहे हैं, उस जनादेश को भी आप एक सीट की बात कर रहे हैं। वो पूरे एक राज्य में चुनाव लड़कर आए हैं बंगाल में, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। उस दौरान भी थे ना कृषि कानून, मानते हैं आप इस बात को? नहीं हुआ तो ये हठ धर्मिता है, ये लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। विदु जी के पास आता हूं, ये लोकतंत्र नहीं है, विदु जी के पास आता हूं, लोगों को चलता है। ठीक है, तानाशाही है। मैं विदु जी के पास आता हूं। विदु जी अगर ठीक है, और तानाशाही का जवाब लोकतंत्र में जनता देगी। और केशव जी ठीक है, मैं आता हूं विदु जी के पास। केसरी जी, मैं आपकी बात उत्सुकतावश सुन रहा था। आपसे 2 बड़े स्पेसिफिक से सवाल हुए कि अगर आपने कहा कि कांग्रेस वाले भी आपकी तरह नोटंकी करते, हाँ मैं बता रहा हूं, अगर आपकी तरह कांग्रेस वाले भी नोटंकी करते तो उससे सरकार मध्यावधि चुनाव कैसे होते? आप उस बात को गोल कर गए, गोल बात घुमा गए। दूसरा आपसे स्पेसिफिक से सवाल बताया कि भाई आप जिस आंदोलन का समर्थन करने गए थे, आंदोलनकारियों ने भी आपको नहीं स्वीकार किया, वहां पर भी जोर से पूछा गया कौन चौटाला, मंचों पर आप तरसते रहे। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक सा सवाल जो है केशव जी ने आपसे पूछा कि भाई अगर यहाँ की सीट पर अगर आपके पक्ष में भी नतीजा आ जाए, वैसे आने वाला नहीं है, दूर तक कोई संभावना नहीं है, लेकिन कि अगर स्क्रिप्ट लिखी जाए और आपके पक्ष में आ जाए तो भी उन कानूनों पर क्या फर्क पड़ेगा, आप वो भी नहीं बता पा रहे। ये असल में इन्हीं झूठी बातों को कह करी तो आपने एलनाबाद की जनता को 3 दशकों तक ठगा है। ये यहाँ पर जहाँ पर आप सवालों पर हाँ आप जरूर जवाब देना, और आप जवाब देना कि कंडेला में आप लोगों ने किसानों पर गोलियां चलाई थी, 9 किसानों को भून डाला था। आप जरूर जवाब देना कि मदीना के अंदर आपने किस प्रकार से किसानों के साथ क्या व्यवहार किया था। आप जरूर जवाब देना कि नहर के अंदर आपने किस प्रकार से किसानों को भुना था। इसी अभय सिंह चौटाला ने इसकी मूवमेंट ऑफ ग्लोरी जो आज तक रही है वो किसानों का इसके हाथ पर खून लगा हुआ है, जिसके लिए आप यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं, किसान का नाम लेते हैं। देखिए आप जनता को इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश। ठीक है विदु जी, मैं आता हूं, मैं इस बात के ऊपर भी आता हूं, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का एक यूटर्न भी आज देखने को मिला। जो कभी कह रहे थे कि ऐसे विरोध नहीं होना चाहिए, आज वो कह रहे हैं कि अगर यहां पे भाजपा जजपा और समर्थित पार्टियों के लोग आते हैं तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। उनका बयान एक बार सुनते हैं, फिर इस एंगल पर, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। क्या कुछ गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपने एक जनसभा के दौरान का, पहले एक बार वो सुनवाते हैं दर्शकों को। हमने जब विरोध किया तब हमें उसके बुरे नतीजे भुगतने पड़े। चाहे हम हरियाणा का इतिहास उठा के देख ले, जहां सबसे ज्यादा क्रूरता किसानों पे हुई, चाहे पूरे देश का हिसाब लगा के देख ले। पिछली सरकारें आई, किसी ने 7 मारे, किसी ने 5 मारे, लेकिन हमारे जब से हमने देखना शुरू किया, हमारे से पहले भी यूनियन चल रही थी। 1992 में हम यूनियन में आए थे, तब से लेके किसानों की मांगों पे आंदोलन करते रहे। हमारी आंखों के सामने नीसम के अंदर किसानों को भून दिया गया। बंसीलाल का, भजनलाल का राज था। 2 किसान मारे गए, कईयों को चोटें आई। कादमा के अंदर बंसीलाल ने सतनाली के अंदर 5 किसानों को मार डाला। चौटाला साहब का राज आया कंडेला के अंदर,
1700 गोलियां चली, बहुत जख्मी हुए। बुलकनी के अंदर 7 माह। तो आपने सुना किस तरह से बंसीलाल, भजनलाल और चौटाला तीनों को घेरने का प्रयास किया। मैं राय सिंह जी आपसे जवाब लेता हूं इस बात का, किस तरह से आप देख रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ये पॉलिटिकल एंट्री इस किसानों के मुद्दे पर। अधिकारों के लिए सड़क पर हैं, उसका केवल एक ही उद्देश्य है और वो उसका केवल एक जिम्मेदार है, वो है कंपनी राज के शासक से चलने वाले भाजपा का शासन। आज इन्होंने पूरे देश के किसान मजदूर को सड़क पर ला दिया है, क्योंकि कंपनी का शासन का स्वरूप यह क्या है कि हमारा काम होगा, किसान सड़क मजदूर पर रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए। ये उनका अपना आंदोलन है, उनके अपने दर्द हैं, दुख है, जो उन्होंने इस तरीके से बताया है। उन्होंने विशेषकर ओम प्रकाश चौटाला जी का इनेलो के लोगों का नाम लिया, और सदैव हरियाणा की राजनीति में सबको पता है, क्योंकि वो बहस का विषय नहीं है कि ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ सदैव भाजपा उनके सहयोगी रही है। भाजपा की ये अंदर की नीति रही है। वो तो कह रहे हैं ना सर, वो तो भजनलाल जी पर निशाना साध रहे हैं, सीधा कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। भजनलाल जी के समय में जब ये इस प्रकार की उन्होंने बात रखी है, तो उसके बाद कांग्रेस सत्ता में नहीं आई थी। ये भी आप समझो, किसान मजदूर जब सड़क पर आता है अधिकार के लिए सरकार के खिलाफ, तो सत्ता नहीं मिलती। ये इतिहास हरियाणा की राजनीति का। लेकिन एक बात केशव जी आप नोट कीजिए कि 10 वर्ष के हरियाणा के कांग्रेस के शासनकाल के बारे में चढ़ूनी साहब ने कोई बात नहीं की। क्यों? मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, अरे 10 साल के शासन में कोई किसान आंदोलन अगर हरियाणा की राजनीति में हुआ है, किसान का, मजदूर का, किसान के कांग्रेस शासनकाल में, तो मुझे बताइए। केवल 2 दिन के लिए एक बार गन्ने के रेट पर बात हुई थी हरियाणा की सरकार में, केंद्र की हमारे नेताओं ने आकर लगातार उनको 10 रुपए फालतू दिए थे। और हरियाणा के अंदर किसान मजदूर मानता है कि जो किसान का मूल्य, जो किसान की प्रगति कांग्रेस के शासन में मुझे कभी नहीं हुई है, ये वो लोग हैं। और रही बात, देखिए लोकतंत्र में सबका अधिकार है। बात करें, नैतिक हार हो चुकी है भाजपा की। पहले कैंडिडेट से भागना, उम्मीदवारी से भागना, चुनाव से भागना, सहयोगी का भागना, और आज क्या है? आज सरकारी संरक्षण में, पुलिस के साये में प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। किन के लिए? वहां पर मंत्री जा रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े अधिकारी जा रहे हैं, लोगों को पूछ रहे हैं, जिस विभाग का अधिकारी है अपने गांव में प्रोग्राम कराइए, धक्के से प्रोग्राम कर रहे हैं लोग। अरे इनकी नैतिक हार हो चुकी है केशव जी, कहीं ना कहीं आप इस बात को समझते हैं। आप एक विशिष्ट चैनल के पत्रकार हैं, आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव है इस व्यवस्था के साथ। आप समझते हो कि भाजपा की करारी हार अगर हो रही है, तो उसके लिए भाजपा की जिम्मेवारी इनकी नेताओं की है। सभी राजनीतिक दल अपनी जीत बता रहे हैं, दूसरे की हार बता रहे हैं। विकास की दर्जनों गांव ऐसे हैं कि जहां पर विकास करनी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। हरदीप जी मैं आपके पास आता हूं। चढ़ूनी साहब का बयान, उनका यूटर्न कैसे देखते हैं आप? ये चढ़ूनी साहब के बारे में तो मैंने आपको शुरू में जब बताया था, चढ़ूनी साहब ने शुरू से ही ये नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। ये देखिए, किसान आंदोलन के समय हमने पहले भी कहा था, बीजेपी का स्टैंड क्लियर था कि एमएसपी के ऊपर जब भी आंच आएगी, किशोर चौटाला जी इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने पिछले 1 साल से वही बात को दोहराते रहे। असल में उनका मकसद मुझे नहीं लगता कि किसान कृषि कानून से उनका संबंध है, उनका कोई ना कोई और मकसद भी हो सकता है। जहां तक अब ये वोट की बात है, मुझे लगता है इलाहाबाद में जाने से गुरनाम सिंह जी के जाने से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि गुरनाम सिंह, क्योंकि जो चुनाव होता है वो वोटों के आधार पर जीत हार होती है। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी तो हमारे हल्का है यहाँ पे कैप्टन से, इनकी घरवाली ने मेरे इनकी मिट्टी से चुनाव लड़ा था एमपी का, 1111 वोट आए थे 9 हल्कों के अंदर। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनका कोई फर्क पड़ेगा। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का अब से दोबारा जो यू टर्न आया अभय सिंह जी के बारे में, इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला जी की बात पे मोहर लगाते हैं। और जेजेपी पार्टी शुरू से ही किसानों के साथ रही है और किसानों की पार्टी है। जहां तक ये कहेंगे कि किसी उम्मीदवार को घुसने नहीं देंगे, आप ये देखना पिछले जितने भी चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के जनसभाओं में जितनी भीड़ हो रही है, मेरे ख्याल से कांग्रेस और इनेलो के प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी मिलकर भी भीड़ नहीं जिता पा रहे। ऐसी भीड़ नहीं जुटती है। जब कोई काम करता है, जब कोई साथ किसानों का साथ हमें मिल रहा है, निश्चित तौर पर गठबंधन का जो प्रत्याशी है जीतेगा चुनाव। ठीक है अमनदीप जी, एक तरफ तो चढ़ूनी साहब कह रहे हैं कि भजनलाल जी और चौटाला साहब, इन दोनों ने किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, यानी कि कांग्रेस और लोकदल दोनों को जिम्मेदार ठहराए हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं डालना।
तो ये तो खुद ही कंफ्यूजन की स्थिति लग रही है। आपको लगता है कि फायदा पहुंचा पाएंगे आपको चढ़ूनी साहब का उतरना, क्योंकि आपका भी मुद्दा किसानों का मुद्दा है, उनका भी मुद्दा किसानों का मुद्दा है? जी देखिए, चढ़ूनी साहब क्या कहना चाहते हैं या क्या उनका पक्ष है, वो ज्यादा चढ़ूनी साहब ही बेहतर बताएंगे। मैं केवल अपनी पार्टी के बारे में बता सकता हूं। और एलनाबाद चौटाला साहब को जिम्मेदार बता रहे हैं सर। कंडेला कांड के लिए उन्होंने चौटाला साहब के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 8 लोगों को मरवाया, 1700 गोलियां चलवाई। नहीं, मैं आपको इसी चैनल पे ना, आप कहेंगे कि समय नहीं है, चढ़ूनी साहब की वीडियो बकायदा बयान है करनाल के अंदर, अभी जो समझौता हुआ था उसके अंदर उन्होंने क्लीन चिट चौटाला साहब को दी और कंडेला जैसा कोई कांड नहीं हुआ। उसके अंदर उन्होंने क्लियर कट बताया कि गुलकनी में आदमी जो है शहीद हुए थे, जो किसान, वो इसलिए हुए थे कि पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। ये मैं उस विषय पे केशव जी जाना नहीं चाहता, क्योंकि एलनाबाद तक नहीं सर, आप बता सकते हैं, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, आप बता सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस के साथ झड़प हुई थी, चौटाला साहब ने नहीं करवाया, तो आप अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि पुलिस किसकी थी। मैं समय दूंगा आपको इस बात के ऊपर। नहीं बिल्कुल, आप मैं फिर ऐसा केशव जी आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने बैक एंड ऑफिस में बोलिए कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की स्पीच जो है करनाल के अंदर जब समझौता हुआ प्रशासन के साथ, वो स्पीच के अंश आपके चैनल पे चला दें। आप मेरे से भी कोई सबूत मत लिए, वो आपके पास होंगे वहां पे लाइब्रेरी के अंदर। उस स्पीच के अंदर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्लियर कर दिया था कि कंडेला कांड नहीं हुआ था, कंडेला कांड जैसा, महम कांड जैसा नहीं हुआ था। और उसका सबूत एक और भी है, आप उनसे ज्यादा बड़ा सबूत लोकतंत्र में अंदर वोट होती है। जो लोग ये कह रहे हैं नहीं, अमनदीप जी, ये बहुत सेंसिटिव बात है जो आप कह रहे हैं। महम के अंदर हुआ, कंडेला के अंदर हुआ, लगातार इनेलो ने महम भी जीती सीटें और कंडेला सीट भी लगातार जीती। जींद की विधानसभा सीटें भी लगातार इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी जीते। ये केशव जी देखिए, जो असली बात इलाहाबाद विधानसभा चुनाव की ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी गोपाल कांडा जी को ये कह करके बेइज्जत करती थी, मतलब रविशंकर प्रसाद, कि भी हम किसी बलात्कारी का समर्थन नहीं लेंगे। आज वही भारतीय जनता पार्टी, वही जननायक जनता पार्टी के नेता जो कल तक कहते थे कि दीपिका नहीं देंगे, शर्मिंदा है, आज वही दोनों पार्टियों के नेता गोपाल कांडा जी के चरणों में आकर के उनको टिकट देते हैं। तो ये क्या चीज शो करता है इलाहाबाद विधानसभा में? यही दर्शाता है कि इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं। जी और ये सर, वो सुन रहे हैं, वो आपका सवाल भी सुन रहे हैं विदु जी। कांडा जी को लेकर आ गए। ठीक है अमनदीप जी, मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूं आपसे, क्योंकि विदु जी भी यही सवाल पूछ रहे हैं। अमनदीप भाई, प्रोफेसर विदु रावल आपसे सवाल कर रहे हैं, सीधा सवाल। विदु जी आप खुद पूछिए। अमनदीप जी, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप ये स्पष्ट कीजिए, आपने कहा ये हुआ ही नहीं था। अगर कंडेला कांड हुआ ही नहीं था तो वो जो 9 लोग 27 राउंड फायर हुए, 9 किसानों की जान गई, वो क्या जाने इंसानी जान नहीं थी? उनको कौन सी जान मानते हैं? क्या आपने जो है किस प्रकार से आकाश में गोलियां चलाई थी, परिंदों को मार दिया, इंसानी जान नहीं थी वो? उन किसानों की जान को आप इतना सस्ता मानते हैं? महम के अंदर जो गोली चली, जो सारी दुनिया जानती है, आप आज इतने सालों बाद उसको झुठला रहे हैं। क्या मतलब ये हमारी कल्पना की बात है, ऐसा कह रहे हैं आप? लखीमपुर को मानते हैं? नहीं, आप लखीमपुर को मानते हैं क्या? लखीमपुर में कांड हुआ नहीं करना चाहते? ये मेरा जवाब है। कंडेला की बात नहीं कर रहे हैं। ये मेरा जवाब है। लखीमपुर, ये मेरा जवाब है आपको। ये मेरा जवाब है। लखीमपुर, केशव जी, लखीमपुर पर आपने पूछते हैं, लखीमपुर में तो एक व्यक्ति की जान गई, एक ही व्यक्ति की जान जो है दुर्भाग्यपूर्ण थी। मैं इस बात को कहता हूँ। आप बताइए, कंडेला के अंदर क्या कोई जान नहीं गई? ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, बताइए तो उसका जिम्मेवार कौन है? खुद गृह राज्य मंत्री, जिसका जो पुलिस का कप्तान है, जिसके अंदर पुलिस आती है, वही जिम्मेवार है और वही अपनी जांच खुद कर रहा है। क्या खुद अपने बेटे को न्याय दिलवाएगा? क्या वो खुद अपने बेटे को सजा दिलवाएगा? सुनता नहीं है भाई। अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर वहां पर ऐसा कुछ हुआ होता, अगर वहां पर ऐसा कुछ हुआ होता, किस प्रकार से आप राज चला रहे हैं? देखिए, अब से पहले ये किसान मदीना आपको पता भी है कहाँ पे है? प्रोफेसर विदु रावल जी, मानते ही नहीं है। आपको पता भी है कहाँ पे है? अब ये कंडेला, अब ये पता भी है हरियाणा के अंदर कंडेला, दुनिया के नक्शे पर कंडेला नाम की जगह नहीं है क्या? कोई दुनिया के नक्शे पर ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, जवाब तो सुन लो। कितनी संत के साथ आप ये बात कर रहे हैं?
हैरान होने वाली बात है। आपको लखीमपुर ठीक है सर, मैं राय सिंह जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है सर, प्लीज मैं राय सिंह जी के पास आ रहा हूँ। कल तक जिसको बलात्कारी बता रहे थे, आज ठीक है, राय सिंह जी के पास आ रहा हूँ मैं। अंदर कंडेला नाम की जगह नहीं है क्या कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है विदु जी, राय सिंह जी के पास आ रहा हूँ मैं। आज उसके पैरों में क्यों बैठते हो भाई? राय सिंह जी, यानी केशव जी, आपने मेरा जवाब नहीं सुना, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। अगर ऐसा कोई वहां पर घटना हुई होती तो वहां के लोग इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशियों को बार बार नहीं जितवाते। लगातार वहां से, चाहे महम से हो चाहे जींद विधानसभा से हो, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी जीते। और जींद के अंदर आपकी जमानत जब्त हुई थी, पता तो कीजिए एक बार। कल तक गोपाल कांडा को जींद के अंदर आपकी जमानत हुई है, अभी ताजी। ठीक है सर, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं सबसे। राय सिंह जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं, जल्दी से सर, 20 सेकंड, समय कम है। फाइनल कमेंट राय सिंह जी। देखिए केशव जी, मैं थोड़ा सा आपसे 1 मिनट चाहता हूं कि जो बात कर रहे हैं मेरे मित्र इनेलो के प्रवक्ता, इतिहास पर जाइए। हमें भी इतिहास का राजनीतिक ज्ञान है कि ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे, वहां के प्रशासन ने वहां की रिपोर्ट दी कि आप इधर से मत गुजरिए, इस रास्ते से यहां पर किसान आंदोलित हैं। ये हठधर्मिता थी मुख्यमंत्री जी की, जानबूझकर उन्होंने उस रास्ते से निकले, वहां पर झगड़ा हुआ, वहां पर इस प्रकार के किसानों की जान गई। और रही बात जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, 500 किसान इस देश के शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। पिपली कांड भूल गए हैं, 60 फुट खट्टर साहब के सर्दियों में फेंके गए पानी बौछारे भूल गए हैं, खड्डे खुदवाए भूल गए हैं। आतंकवादी से लेकर आपने किसान को बदनाम किया है, चोर बताया है, डकैत बताया है, किस प्रकार के नाम लिए, और लगातार आप उन गुंडे बता रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को किसान के बारे में बात करते हुए। और रही बात, केशव जी बड़ा स्पष्ट है कि इलाहाबाद की बहादुर जनता समझ चुकी है। ठीक है सर, इन फर्जी चौधर के ठेकेदारों ठीक है सर, हरदीप जी जल्दी से, हरदीप जी जल्दी से करना है, और कांग्रेस हरदीप जी जल्दी से, केवल 10 सेकंड सर। ठीक है राय सिंह जी, सबके पास मुझे आना है। हरदीप जी जल्दी से, केवल 10 सेकंड। चुनाव मेरे ख्याल से अब जनता जागरूक हो चुकी है। ठीक है, इलाहाबाद का चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा, विकास के नाम पर। जिस हिसाब से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, बाई डिग्री सिंह चौटाला जी की रैलियों को जन समर्थन मिल रहा है, जो प्यार इलाहाबाद की जनता दे रही है। ठीक है सर, चौहान साहब केवल 10 सेकंड। ये इतिहास में पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि एक ही परिवार के आदमी अपने ही परिजनों पे एक तरह से आरोप और प्रत्यारोप अपना लगा रहे हैं। एक ही पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, सब आपस में मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा है कि जो आदमी जितना अच्छा का काम किया है, जनता उसको विकास के नाम पर। ठीक है, अमनदीप जी 10 सेकंड सर, केवल अमनदीप जी केवल 10 सेकंड, जल्दी से। केशव जी, भारतीय जनता पार्टी ने उस आदमी को, जिसको गोपाल कांडा को जो कहते थे कि बलात्कारी है, उसके आगे समर्पण किया। वो जननायक जनता पार्टी के जो दिग्विजय चौटाला कहते थे, गीती का तेरे कातिल जिंदा। ठीक है अमनदीप जी, ठीक है अमनदीप जी, एक जीके का क्वेश्चन मैं आपके लिए भी देता हूं। भारत के केवल एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो आरोप सिद्धि के नाम पर जेल काट कर आया है। एक जीके का क्वेश्चन आपके लिए। विधु रावल जी आपके पास मैं आता हूं, फाइनल कमेंट 10 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी एक जीत की तरफ बढ़ रही है, और जीत का कारण है जनता का आशीर्वाद। यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता का अहंकार हमने देखा। इंडियन नेशनल लोकदल अहंकार के नाम से जानी जाती है, कांग्रेस पार्टी झूठ के नाम से जानी जाती है। अहंकार और झूठ को निखार कर विकास को, भारतीय जनता पार्टी के विकास को इलाहाबाद की जनता ने पकड़ लिया है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का। अशोक जी, विधु जी, राय सिंह जी, अमनदीप जी, हरदीप जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी है।